अब चलो बात करते हैं पशुपालन की, मतलब एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? लाइव स्टॉक के मैनेजमेंट को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, मतलब कि पशुपालन कहते हैं। ठीक, तो अगर कोई भी चीज़ या कोई भी पशु आप पालते हैं तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं? कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, मतलब उसे खाना सही तरीके से मिले, ऐसा खाना मिले जिससे उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, राइट। दूसरा क्या है कि वो डिजीज़ फ्री रहे, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का रोग ना लगे, ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। तीसरी चीज़ है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन, है ना, साफ सफाई रहे आसपास जहाँ भी वो रहे, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम देखेंगे कि वो किस टाइप्स के फूड खाते हैं, ठीक है, उन्हें किस टाइप की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उनका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए, उनके वैक्सीनेशन के बारे में, उनके सैनिटेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो जो एनिमल हस्बेंड्री है मेनली इसमें हम कैटल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, फिश कल्चर के बारे में बात करेंगे एंड हनी कल्चर मतलब एपीकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटल फार्मिंग की, ठीक है। जो कैटल्स हैं बेसिकली उनका यूज होता है या तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, राइट, या तो फिर ये फार्मिंग में मतलब कृषि कार्य में यूज किए जाते हैं, हल चलाने के काम में, सिंचाई के काम में या सामान ढोने के काम में भी इनका यूज होता है, ठीक है। जो ये कैटल्स हैं ये इनके मेनली दो टाइप्स यूज किए जाते हैं, दो स्पीसीज यूज की जाती हैं। कौन सा है वो स्पीसीज? एक तो गाय मतलब काऊ और दूसरा बफेलोस मतलब भैंस का यूज किया जाता है। और उनका साइंटिफिक नाम क्या है? गाय का साइंटिफिक नाम है बॉस इंडिकस, ठीक, और भैंस का साइंटिफिक नाम है बॉस बुवेलिस, ठीक है। तो साइंटिफिक नाम आपसे पूछा जा सकता है इसमें, तो गाय का साइंटिफिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस एंड भैंस का बॉस बुवेलिस, ठीक है। अब जो आगे क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे है कि क्लासिफिकेशन है, जो पहला क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं वो है मिल्च एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल जो दूध मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होते हैं, जो फीमेल्स कैटल होती हैं जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होती हैं उन्हें कहते हैं मिल्च एनिमल्स, ठीक है, दूधारू पशु। और दूसरे हैं ड्राफ्ट एनिमल्स। ड्राफ्ट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जो मेहनत करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो मेल कैटल्स हैं उनका यूज फार्मिंग में या फिर सामान ढोने के लिए होता है, तो उन्हें ड्राफ्ट एनिमल्स कहते हैं, मतलब कृषि कार्य पशु, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ लिखी है लैक्टेशन पीरियड के बारे में। तो लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड है जिसमें जैसे कि डिलीवरी के बाद, कैटल के डिलीवरी के बाद और उसके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में जो टाइम होता है ना उसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं उसे? लैक्टेशन पीरियड में, ठीक है। और उस पीरियड में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो दूध उत्पादन का समय काल है, ठीक। तो ऐसा पीरियड जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। और वो पीरियड कब होता है? फर्स्ट डिलीवरी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है। तो जब हम पशु की देखभाल कर रहे होते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज है कि स्वच्छता, क्लीनिनेस, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि वो ऐसे शेड में जिनके ऊपर छत हो, ठीक, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जहाँ हवा आ रही हो अच्छी तरीके से, उन्हें वर्षा या ठंडी या गर्मी से बचाया जा सके, ठीक है। उनकी स्किन की सफाई होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्सर एनिमल्स के ना ऊपर पैरासाइट्स, कुछ पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं जो रहने लगते हैं, एक्सोपैरासाइट्स जो कहते हैं, ठीक। तो उनको हटाने के लिए उनकी नियमित सफाई होनी बहुत जरूरी है। कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं स्किन के ऊपर और कुछ एंडो होते हैं जो उनके स्टमक और इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन फैलाते हैं या हार्म पहुंचाते हैं, तो उनके लिए भी उनको मेडिकेशन या वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़, वो जहाँ रह रहे हैं उसका जो फ्लोर हो वो थोड़ा स्लोपिंग हो,
मतलब थोड़ा सा ऐसा हो, इंक्लाइंड हो, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा इंक्लाइंड हो, जिससे जो पानी वानी हो वो आराम से निकल सके। तो वो रीजन जो हो साफ और सूखा रहे हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो उनकी फूड है, जो आहार उन्हें दिया जाएगा, वो बेसिकली 2 चीज़ों को ध्यान में रख के दिया जाता है। पहला कि उनकी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, प्रॉपर जो कैटल है उसकी ग्रोथ हो, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, इस बात का ध्यान रख के दिया जाता है। और दूसरा कि उनका मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक। तो उनके मिल्क के प्रोडक्शन के लिए और उनकी खुद की ग्रोथ के लिए, उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए, तो ये 2 टाइप्स के उनको 2 बातों का ध्यान रख के उन्हें आहार या फूड दिया जाता है, ठीक है। अब जो उन्हें फूड दिया जाता है, एक होता है रफेज और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट। तो जो रफेज होता है वो बेसिकली रिच इन फाइबर होता है, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्सेंट्रेट फूड होता है वो होता है प्रोटीन और फैट्स में रिच, ठीक है। उनमें मेनली क्या होता है, प्रोटीन का तत्व और फैट्स का तत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रफेज में क्या होगा, मतलब रूसांस जिसे कह रहे हैं, रूसांस, ठीक, या मोटा चारा, तो वो फाइबर में रिच होगा। और दूसरा जो कॉन्सेंट्रेट की बात कह रही हैं, सांद्र की बात कह रहे हैं, वो प्रोटीन में रिच होगा, फैट्स में रिच होगा, ठीक है। तो हर एक पशु को एक संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी स्वास्थ्य तो अच्छी रहे, साथ में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी अच्छा रहे। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम क्रॉप की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी जो कैटल्स की वैरायटी की इम्प्रूवमेंट है ना, वो भी करी जाती है। कैसे करी जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग से, ठीक। तो जो कैटल्स होते हैं वो मेनली उन्हें क्लासीफाई 2 तरीके से किया जाता है। एक तो होता है लोकल, मतलब जो लोकल ब्रीड पाया जाता है इंडिया में, जैसे साहिवाल या रेड सिंधी है। और दूसरा होता है फॉरेन ब्रीड, ठीक, जो जर्सी है। तो जो लोकल ब्रीड्स होते हैं वो डिजीज टॉलरेंट होते हैं, मतलब अनेक प्रकार के जो बीमारी हैं उनसे वो रेजिस्टेंट रहते हैं। और दूसरे जो होते हैं, मतलब जो फॉरेन ब्रीड है, उनका लैक्टेशन पीरियड अच्छा होता है, ठीक। तो मिल्क का प्रोडक्शन उनका अच्छा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों ब्रीड की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जाती है, ठीक है। इससे एक नया जो ब्रीड बनता है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, दोनों क्वालिटी होती है। तो हो गया ना, एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी की वैरायटी हमें मिल जाती है उससे, ठीक है। तो एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, जैसे प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था ना, वैसे एनिमल में क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। अब ध्यान देना पड़ेगा हमें कि पशुओं में होने वाले रोग के बारे में, ठीक। अब क्या होता है कि कुछ, जैसे मैंने जैसे बताया था कि एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो उनके स्टमक या इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनके दूध के उत्पादन की क्षमता में भी कमी हो सकती है या वो मर भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक। और एंडोपैरासाइट्स या एक्सोपैरासाइट्स ना हो उनकी बॉडी पर, ठीक है, उनकी प्रॉपर साफ सफाई हो, या फिर उन इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन देना जरूरी होता है उन्हें, ठीक है। ठीक, जैसे मैंने बताया जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो इंटरनल पैरासाइट्स जैसे कीड़े वगैरह, वो क्या होते हैं, आमतौर पर उनके स्टमक में या इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सकते हैं, या फिर उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइट्स ले लेते हैं, तो उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता, ठीक। अब जो हमारी कैटल्स होती हैं उन्हें बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज भी हो जाता है, तो उसके लिए उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाता है। और ये जो वैक्सीनेशन होता है वो मोस्टली वायरल और बैक्टीरियल डिजीज के लिए होता है। अब दूसरा पशुपालन है, अब हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की, ठीक। पोल्ट्री फार्मिंग का मेन टारगेट क्या है कि जो एग का प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो, जो चिकन मीट का प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो। तो जो मेन टारगेट है हमारा एग का और चिकन मीट का प्रोडक्शन है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ऐसी वेराइटीज ली जाती हैं, जैसे जो अंडे के प्रोडक्शन के लिए जो वेराइटी यूज की जाती है उसे कहते हैं लेयर, ठीक है। और जो चिकन मीट की वेराइटी के लिए, सॉरी, चिकन मीट के प्रोडक्शन के लिए जो वेराइटी यूज की जाती है वो उसे कहते हैं बॉयलर या ब्रॉयलर, ठीक है। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि पॉइंट मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए कि यह रुचिकर है, मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में कुकुट मतलब जो पोल्ट्री है अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मतलब लो फाइबर फूड स्टफ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि जो पोल्ट्री फार्मिंग में जो बर्ड्स को या जो चिकन को जो फूड खिलाया जाता है वो एक्चुअली क्या होता है, लो फाइबर फूड होता है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो उन्हें खिलाए जाते हैं। और हम एग या चिकन क्यों खाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन एंड फैट रिच होता है, ठीक। तो वो कैसे लो फाइबर फूड स्टफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं हाई इन प्रोटीन एंड फैट्स में, ठीक। अब लो फाइबर फूड स्टफ जो है वो ह्यूमन तो खा नहीं सकता, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो जो लो फाइबर फूड है वो खिलाया जाता है चिकन्स को, ठीक है। और वो चिकन जो है उस लो फाइबर फूड को कन्वर्ट कर देता है हाई इन प्रोटीन एंड फैट फूड में, ठीक है। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो कन्वर्ट कर रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि दो वेराइटीज हैं, एक है ब्रॉयलर या ब्रॉयलर्स, ठीक है, जो चिकन मीट के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इसका जो यूज है वो इनके बर्थ के 6 to 8 वीक्स बाद कर लिया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग जन्म के 6 से 8 हफ्ते बाद कर लिया जाता है। और दूसरा है जो एग प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, उस वैरायटी को कहते हैं लेयर्स, ठीक। और उनका यूज होता है उनके सेक्सुअल मैच्योर होने के 20 सप्ताह बाद, ठीक है। तो 20 वीक्स के बाद आफ्टर देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक। और बॉयलर्स का यूज हम करते हैं 6 से 8 हफ्ते बाद, उनके जन्म के 6 से 8 हफ्ते बाद, ठीक है। अब जो हम जैसे हमने क्रॉस ब्रीडिंग बताई थी कि जो कैटल में है उसमें साहिवाल या जर्सी की क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है, मतलब लोकल या फॉरेन को एक्सोटिक भी कहा जाता है, तो लोकल एंड फॉरेन ब्रीड की क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है। उसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग में भी एक देसी ब्रीड है एसिल और एक फॉरेन ब्रीड है जिसे कहते हैं लेग हॉर्न, ठीक है। उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है ताकि हमें उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक एक उनके जो ऑफ स्प्रिंग है उनमें मिल जाए, ठीक। एक नई वैरायटी उत्पन्न होती है उनकी ब्रीडिंग से जिनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों की क्वालिटीज होती है। तो देखो क्या क्वालिटीज होती हैं कि चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, मतलब क्या होती है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। छोटे कद के जो ब्रॉयलर्स होते हैं, जो छोटे कद के माता पिता के जो बॉयलर्स होते हैं उनके जो चूजे होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, ठीक है। इनका कमर्शियल प्रोडक्शन इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगी अगर किसी का क्वालिटी अच्छा होगा, किसी की प्रोडक्शन अच्छी हो रही होगी तो, ठीक। ये टेम्परेचर कंट्रोल कर, मतलब ये टेम्परेचर हायर टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, गर्मी अनुकूल क्षमता रखते हैं। अब हमारी कंट्री में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 8 मंथ्स तक डिग्री जो है वो 38, 39, 40 के आसपास तो रहती है। तो ऐसी टेम्परेचर को ये आराम से क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब देखभाल
देखभाल में, और हम जानते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म है उनमें देखभाल में वो इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्च होता नहीं है, क्योंकि जो फूड यूज़ किया जाता है वो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट होता है ना, लो फाइबर रिच फूड होता है, ठीक। और तो इन्हें एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ड्राइड फिश भी खिलाया जाता है, ठीक है। और ये लो फाइबर रिच को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं रिच इन प्रोटीन एंड फैट फूड में।